अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। और यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में अभी तक हमने 5 यूनिट डिस्कस किए। और जो 5वां यूनिट लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वो था मोलालिटी। मोलालिटी मैंने आपसे कहा था कि हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलालिटी के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स into 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। मैंने आपसे कल कहा था कि जनरली हम केजी, असली में मोलालिटी की जो डिफिनेशन थी उसमें केजी था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब केजी बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लेबोरेटरीज में इसका जनरली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे। तो नेक्स्ट बात है, जब आप यहाँ पे ग्राम में ले लोगे तो आपको क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट आएगा। तो मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट है। तो नेक्स्ट बात है, क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगी, मोलालिटी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला ये आ जाता है, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय mb यानी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू WA यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि मोलालिटी के बेसिस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल इस तरह पूछा जा सकता है, आपको कह सकते हैं कि फर्ज कर लो हमने एक सॉल्यूशन बनाई। फर्स्ट हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपसे कोई कहता है कि हमने फर्ज कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम्स को 250 ग्राम वाटर में मिला दिया, तो सॉल्यूशन बन गई। तो पूछ सकता है कि बताओ इस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी, मोलालिटी कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया गया, देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट 4 ग्राम है, वाटर का 250, तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि WB आपको दिया है 4 ग्राम और WA आपको दिया है 250 ग्राम। क्लियर है। आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूले से पता कर सकते हो। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व कर लेंगे, हम कहेंगे इस मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो क्या लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 4, क्लियर है, इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सोडियम का मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, सम निकालोगे तो वो आ जाएगा 40 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बताया गया है कितना है, 250 ग्राम्स, 250। तो 251 जा 250, 4 जा 4 1 जा 4 10 जा, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाय 10 और 4 डिवाइड बाय 10 बराबर होता है 0.4। तो पता चल गया कि जो सॉल्यूशन थी उसकी मोलालिटी कितनी थी, 0.4। मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन के 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व है, 0.4 मोल डिसॉल्व है, 0.4 मोल डिसॉल्व है। तो ये हो गया एक तरह का प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रॉब्लम में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वाटर का वेट नहीं दिया गया होगा बल्कि वॉल्यूम दिया गया होगा, हो सकता है। फर्स्ट आपसे कहें कि 250 मिलीलीटर में डिसॉल्व किया है, अब निकालो मोलालिटी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में, वेट में, यूजिंग द सिंपल रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मास निकालना पड़ेगा, इस यानी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स में डेंसिटी दी गई होगी। तो जी स्टूडेंट्स, मोलालिटी के बेसिस पे और एक टाइप का न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको लेबोरेटरीज में भी काम आने वाला है। फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट हम लेबोरेटरी में हैं और हमें एक सॉल्यूशन बनानी है यूरिया की। यूरिया का मोलर मास
सबको पता होगा मोलर मास ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम पर मोल। तो फर्स्ट कर लो यूरिया की हमें सोल्यूशन बनानी है जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मोलालिटी होनी चाहिए 0.25 होनी चाहिए। जो सोल्यूशन का वेट हमें जरूरत पड़ रहा है, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमें जरूरत पड़ रहा है 2.5 किलोग्राम जरूरत पड़ रहा है। 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन बनानी है, इमेजिन कर लेते हैं। तो इस सोल्यूशन को आप कैसे बनाओगे? तो डियर स्टूडेंट्स, इस सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का कितना वेट जरूरत पड़ेगा, यानी सोल्यूट का कितना वेट आपको जरूरत पड़ने वाला है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप आसानी के साथ कर सकते हो कि पहले आप वो वेट ले लोगे, उसमें पानी ऐड करके सोल्यूशन बनाओगे और उस सोल्यूशन में और पानी ऐड करके उसका मास 2.5 kg कर लोगे। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वेट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट कर लोगे। तो प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में भी इसी तरह पूछी जा सकती है कि आपको बोल सकते हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, इसका आपको मेनली इस्तेमाल करना है मोलालिटी इक्वल टू 0.25। आप ये कर सकते हो सोल्यूशन, आप लिख सकते हो सिंस मोलालिटी इज इक्वल टू 0.25, क्योंकि मोलालिटी 0.25 है तो मोलालिटी 0.25 होने का मतलब ये है कि 1000 ग्राम पानी में, वाटर में यूरिया के 0.25 मोल डिजॉल्व है। तो हम लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ moles of urea in 1000 gram water is equal to 0.25 मोल। क्लियर है ना? तो इसका मास निकालेंगे, हम लिखेंगे एन मास ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में यूरिया का कितना मास प्रेजेंट है। अगर आपसे कोई कहे, हमें पता है कि कितने मोल्स है 0.25, 0.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से, दैट्स 60, तो वो आपको आ जाएगा 15 ग्राम। 15 ग्राम, समझ रहे हो ना? इसका यूनिट आ गया मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो ये पर मोल और ये वाला मोल कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट बच जाएगा ग्राम। तो आपको पता चल गया कि 1000 ग्राम वाटर में 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है, यूरिया। तो हम कह सकते हैं कि 15 ग्राम यूरिया जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका कितना मास होगा। हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम तो पानी का हो गया, 15 ग्राम यूरिया का हो गया, तो हो गया 1015 ग्राम, 1015 ग्राम। तो हमें क्या पता चल गया यहां से, 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया के प्रेजेंट है। तो हमें निकालना क्या है कि 2.5 kg सॉल्यूशन में यूरिया का कितना मास प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। तो हम ले सकते हैं मास ऑफ यूरिया इन कितना है 1015 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू है कितना है 15 है ना, 15 ग्राम्स, ठीक है ना। तो हम ले सकते हैं सो मास ऑफ यूरिया इन हमारे पास सॉल्यूशन है कितना 2.5 kg। 2.5 kg का मतलब हो गया 2500 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 1015 से, तो आपको पता चलेगा कि 1 ग्राम में कितना है, इनटू करना पड़ेगा कितने ग्राम्स के लिए 2500। तो क्या करना पड़ेगा 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1015 से, तो वो आपको आ जाएगा 36.94 ग्राम। 36.94 ग्राम। तो पता चल गया कि आपको यूरिया का कितना मास जरूरत पड़ रहा है,
36.96 ग्राम। तो सोल्यूशन बनाना बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको पहले यूरिया का मास लेना पड़ेगा, 36.94 ग्राम यूरिया ले लिया, उसमें पानी ऐड कर लिया, सोल्यूशन बन गई। और उसके बाद उसमें और पानी ऐड करके सोल्यूशन के मास को कहां तक पहुंचाना है, 2.5। तो जो सोल्यूशन चाहिए थे वो तैयार हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। ये भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना और जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मुझे कम्युनिकेट कर लेना। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, दैट्स नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और नॉर्मलिटी को समझने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास का इक्विवेलेंट मास क्या है, मैं आपको इस तरह बता दूं। किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास जनरली हम उस क्वांटिटी को कहते हैं, उस सबस्टेंस की जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट के साथ ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स के साथ, 8 पार्ट्स बाय मास, क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ, या हम बात कर ले सिल्वर के 108 पार्ट्स बाय मास के साथ, या तो कंबाइन हो सकता होगा, या किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हाइड्रोजन के 1 पार्ट को, ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स को, क्लोरीन के 35.5 पार्ट को, या सिल्वर के 108 पार्ट्स को रिप्लेस कर पाता होगा, उस अमाउंट को जनरली हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। अब उसी मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर लोगे तो उसको आप कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है वो 40 ग्राम होता है। क्या होता है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम होने का मतलब है कि हाइड्रोजन के 1 पार्ट के साथ रिएक्ट करने के लिए, या किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हाइड्रोजन के 1 ग्राम को रिप्लेस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें 40 ग्राम की जरूरत पड़ने वाली, 40 ग्राम की। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट मास 40 है, तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गए, कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट करो मैं कहूं कि मेरे पास 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं। अब हमें पता है कि 40 ग्राम का मतलब हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 80 ग्राम हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो उसका मतलब यह हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब यह होता है कि आपको जितना वेट दिया गया है उससे को डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास से। ग्राम इक्विवेलेंट मास से तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएगा। तो होप आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है इसका आइडिया आया होगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका भी आइडिया आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा है नॉर्मलिटी। तो अब नॉर्मलिटी क्या है मैं आपको सिंपल इस तरह बता दूं। फर्स्ट कर लो, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर ले लें, 1 लीटर, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होंगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंस डिसॉल्व होंगे उसी को हम जनरली कहते हैं नॉर्मलिटी। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of the solution is called normality। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी को हम जनरली एक्सप्रेस इस तरह कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। हमें क्या ना कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के डिजॉल्व है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। तो अभी ही मैंने आपसे कहा था इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट हमेशा बराबर होंगे कि सोल्यूट का कितना मास है सॉल्यूशन में डिवाइड बाय उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है। ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर लोगे तो आप लिख सकते हो सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम को हमने एक्सप्रेस किया है लीटर में, और लीटर एक बड़ा यूनिट है जिसका हम जनरली लैब्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो लैब में जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है मिलीलीटर। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम मिलीलीटर लेंगे तो नेचुरल बात है इस क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और करके हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप नॉर्मलिटी के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे उनको सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक प्रॉब्लम आपको आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास को आपको कंपेयर करते पता करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला में बता देता हूं, उसका इस्तेमाल करके आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट मास किसी भी सबस्टेंस का जनरली बराबर होता है कि उस सबस्टेंस का मोलर मास कितना है डिवाइड बाय ए नंबर। एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ग्राम मोलर मास को एक नंबर से डिवाइड कर लोगे तो बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ये नंबर क्या है याद रखना, इफ यार इस तरीके अगर जो सबस्टेंस वो जो है हमारे पास जिसका आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है वो अगर एसिड है, तो याद रख लेना कि उस टाइम पे एन जो है वो बराबर होगा उस एसिड की बेसिडिटी के। एसिड की बेसिडिटी का मतलब ये होता है कि वो एसिड कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, यानी उस एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं उसकी एसिडिटी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं HCl एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है तो इस टाइम पे बेसिडिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर ले तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बेसिडिटी का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसी तरह जो सबस्टेंस आपके पास है वो अगर बेसिक है, बेस है, तो उस टाइम पे याद रखना कि यहाँ पे जो N है वो उस बेस की एसिडिटी के बराबर होगा। अब बेस की एसिडिटी का क्या मतलब होता है कि उस बेस का एक फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम उसकी बेसिडिटी कहते हैं। जैसे बेस अगर आपके पास होगा NaOH, तो सबको पता है कि NaOH का एक फॉर्मूला OH एक ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि NaOH के टाइम पे A का वैल्यू यानी एसिडिटी का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। या अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा MgOH2, तो सबको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मूला 2 टाइम्स OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस टाइम पे याद रखना A का जो वैल्यू होगा वो 2 रहेगा। इसी तरह अगर जो सबस्टेंस जिसका हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है वो अगर कोई साल्ट होगा, वो क्या होगा, अगर साल्ट होगा तो उस टाइम पे याद रख लेना कि जो N है वो बराबर होगा कि उस साल्ट में प्रेजेंट केटाइन या एनाइन पे कितना चार्ज है। तो हम कह सकते हैं उस टाइम पे N का वैल्यू होगा चार्ज ऑन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द केटाइन और एनाइन, यानी केटाइन पे कितना चार्ज है या एनाइन पे कितना चार्ज है उससे डिवाइड कर लोगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इसी तरह जो सबस्टेंस है वो फर्स्ट करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो उस टाइम पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि उस सबस्टेंस का एक फॉर्मूला उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिडक्शन जो भी होगा
उस प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक फॉर्मूला कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उससे डिवाइड कर लोगे तो आपको उस सब्स्टेंस का भी ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो ये हो गया कि ग्राम इक्विवेलेंट मास को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ग्राम इक्विवेलेंट मास हमेशा बराबर होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन नंबर, और मैंने कहा कि इन केस ऑफ एसिड ये होगा, बेस ये होगा, साल्ट ये होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्मलिटी के बारे में याद रख लेना कि नॉर्मलिटी जो है वो बराबर हो रही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा, कॉमनली यूज जो यूनिट रहेगा वो रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इसका यूनिट रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। दूसरा पॉइंट याद रख लेना, अगर सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1 होगी, इफ द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, उन सॉल्यूशंस को नॉर्मल सॉल्यूशंस कहते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशंस कहते हैं। और तीसरा पॉइंट याद रख लेना क्योंकि देखो नॉर्मलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो नेचुरल बात है, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जिस तरह मोलारिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही थी, इसी तरह नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर के साथ क्या होगी, चेंज। नॉर्मलिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो नॉर्मलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बढ़ेगी या कम होगी, वही सेम होगा जो मोलारिटी के टाइम पे होता था। होप आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो मोलारिटी डिक्रीज होती थी। तो यहाँ पे वही होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी को कम होना है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्मलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलिटी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे उनको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कह सकते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाई। फर्स्ट करो आपको कहेंगे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम्स पानी में मिलाया और एक सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम फर्स्ट कर लो 250 ml था। तो आपसे कहेंगे कि बताओ इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लो। मैंने आपको कह रहा है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने पानी में ऐड किया है और सॉल्यूशन बन गई, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम फर्स्ट कर लो 250 ml बन गया। तो बताओ नॉर्मलिटी कितनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, सबको पता है कि नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो बताया गया है 2 ग्राम इनटू 1000। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो अभी हमने कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर होगा मोलर मास डिवाइड बाय, अब ये बेस है तो एसिडिटी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही OH रिलीज कर सकता है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 से डिवाइड करने की वजह से नेचुरल बात है जो है ना ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा 40 डिवाइड बाय 1। तो 40 डिवाइड बाय 1 40। तो हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250। क्लियर है। तो काटेंगे 251 जा 254 जा 41 जा 4 10 जा, तो ये रह गया 2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2 को 10 से डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 0.2। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी आ गई वो हमें आ गई 0.2। तो उसका मतलब है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के 0.2 ग्राम इक्विवेलेंस डिसॉल्वेड। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है उसका आपको वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा बल्कि मास दिया गया होगा। तो उस टाइम पे डेंसिटी का इस्तेमाल करके इस मास को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके अलावा और एक टाइप का प्रॉब्लम भी आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपसे कहेंगे कि आपको एक सॉल्यूशन दी गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलेंगे एक सॉल्यूशन बनाओ
जिसके लिए कहेंगे कि फर्स्ट कर लो नॉर्मलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट कर लो 2 होनी चाहिए। कहेंगे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए, फर्स्ट कर लो 500 ml होना चाहिए। फर्स्ट कर लो जो सोल्यूट वहां पे है, हम बात करते हैं फर्स्ट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट है, क्लियर है ना। और आपको कहेंगे बताओ वेट ऑफ द सोल्यूट कितना लेना पड़ेगा, या इस सॉल्यूशन को आप कैसे तैयार कर लोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन कितनी वॉल्यूम की, 500 ml की, जिसकी नॉर्मलिटी क्या हो 2 हो, उसको कैसे प्रिपेयर कर लोगे, या उसको प्रिपेयर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास आपको जरूरत पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को भी आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप कर सकते हो। हमें पता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो नॉर्मलिटी दी गई है 2 इनटू वेट हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है, इनटू 1000 ग्राम इक्विवेलेंट मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हमने कैलकुलेट किया था 40 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 500। तो 500 1 जा 500 2 जा 2 1 जा 2 20 जा, क्लियर है। तो हम 20 को इक्वल टू के यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 20 ग्राम्स इज इक्वल टू WB, या हो गया 40 ग्राम इज इक्वल टू WB। तो उसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप 40 ग्राम लेने पड़ेंगे, 40 ग्राम लेना पड़ेगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा, और डिजोल्व होने के बाद उसमें और पानी ऐड करके उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा 500 ml करना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूशन हमें बनानी थी इन कंडीशंस के साथ वो सॉल्यूशन बन जाएगी। तो ये हो गया नॉर्मलिटी क्या है, और नॉर्मलिटी के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 7। तो वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जनरली मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है मोल फ्रैक्शन, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट कर लेना। एक एग्जांपल के बेसिस पे समझा देता हूं। नाम से पता चलता है कि मोल फ्रैक्शन, देखो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक ए है दूसरा बी है। फर्स्ट कर लो ए के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में है Na और बी के नंबर ऑफ मोल्स है Nb, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए Na प्लस Nb, क्लियर है ना। अगर आपसे कोई कहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XA से, तो याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि मोल इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, यानी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XB से, तो वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय Na प्लस Nb, क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी अगर हम बात कर लें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, यानी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो जो वैल्यू आ जाएगा उसी को हम जनरली उस कंपोनेंट का क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल हमेशा कम होगा, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आने वाला है वो लेस देन 1 आने वाला है, लेस देन 1 आने वाला है। सॉल्यूशन की केस पे किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 आएगा, इसलिए नाम ये पड़ा है मोल फ्रैक्शन। यानी एक मोल में से सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन का अगर हम एक मोल ले लें तो उस एक मोल में से किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट सबस्टेंस का कितने मोल्स हैं उसी को हम कहते हैं
मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना तो बिल्कुल सिंपल है ना। आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और उन नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे पुट कर लोगे तो आप आसानी के साथ किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि फर्ज कर लो आपसे कोई कहता है कि हमारे पास 20% बाय मास सॉल्यूशन है, फर्ज कर लो ग्लूकोज की और 6 की। तो आपसे कहता है कि बताओ इसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो फर्ज कर लो ये इसने कहा 20% बाय मास सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, फर्ज कर लो एक्वस सॉल्यूशन है किसकी, ग्लूकोज की। तो बताओ इसमें मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स का क्या होगा। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक्वस कुछ बोला कि पानी है और दूसरा क्या है, ग्लूकोज है। तो कैसे निकालोगे, आपको पहले क्योंकि 20% कहा है 20% बाय मास, तो 20% बाय मास का मतलब है कि अगर आप सॉल्यूशन के 100 ग्राम ले लोगे तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम ग्लूकोज के हैं, क्लियर है। और 80 ग्राम किसके हैं, वाटर के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स हैं। क्या करना पड़ेगा, 20 को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मोलर मास से 180 से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया। वाटर, उसके बाद देखना पड़ेगा वाटर में कितने मोल्स हैं, वाटर के कितने मोल्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वाटर का वेट है 80, तो 80 को डिवाइड करना पड़ेगा 80 से। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गया, वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया। तो आप आसानी के साथ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना होगा ग्लूकोज का, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्लियर है। तो ऑन द अदर हैंड अगर आपको नंबर ऑफ ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो यहां से वैल्यू आ जाएगी इसको डिवाइड करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर से। टोटल नंबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, वाटर। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वेरियस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, उनको सॉल्व कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट आने वाला नहीं है क्योंकि एक रेशियो है, रेशियोज का यूनिट होता नहीं है। तो पहला पॉइंट ध्यान रख लेना कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, यूनिट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट याद रख लेना कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला नहीं है, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और एक चीज याद रखना कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट वेरियस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन की बात कर लें तो XA प्लस XB का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये होना भी चाहिए ना, क्योंकि हमने कहा कि एक मोल में से इतने A के हैं इतने B के हैं, तो टोटल मिलाओगे तो फिर 1 मोल हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पे, और वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को जनरली हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मेलिटी का हम इस्तेमाल करते हैं जनरली उन कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो आयनिक होंगे। आयनिक कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेलिटी को समझने के लिए आपको फॉर्मूला मास का आइडिया होना जरूरी है। फॉर्मूला मास डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं पहले। देखो, सोडियम क्लोराइड को अगर हम लिखना होगा तो हम लिखते हैं NaCl। याद रखना, ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है बल्कि सिर्फ फॉर्मूला है, क्योंकि सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड का कोई मॉलिक्यूल बनता नहीं है बल्कि इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ आपको ये बता रहा है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन का जो आयन्स हैं
उनका क्या रेशियो है, यानी ये बता रहा है कि सोडियम और क्लोरीन का आयंस का रेशियो 1:1 है। तो इस तरह के फॉर्मूलाज को हम जनरली कहते हैं केमिकल फॉर्मूला या सिंपली फॉर्मूला कहते हैं। और इस फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स का अगर हम एटॉमिक मास का सम निकाल दें तो उस सम को हम जनरली कहते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास यानी किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला में प्रेजेंट वेरियस एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का ये एटॉमिक मास का जो सम होगा उस सम को हम जनरली कहते हैं क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मलिटी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सिंपली याद रखना कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन होगी, एक ऐसी सोल्यूशन जिसमें कोई आयनिक सोल्यूट होगा, तो इस सोल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के जितने फॉर्मूला मासेस डिसॉल्व होंगे, जितने फॉर्मूला मासेस क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, उसको हम कहते हैं फॉर्मलिटी। तो हम सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलिटी को मैथमेटिकली हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर्मलिटी बराबर होगी नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द आयनिक सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ आयनिक सोल्यूट याद रखना हमेशा बराबर होगा वेट ऑफ द सोल्यूट, आयनिक सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह ले सकते हैं फॉर्मलिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ले सकते हैं वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय क्या, फॉर्मूला मास और डिवाइड बाय नीचे क्या है, वैल्यू, और वैल्यू किस में है, लीटर में। तो लीटर बड़ा यूनिट है तो क्या कर लेंगे, लीटर बड़ा यूनिट है तो नेचुरल बात है इस यूनिट का हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे जो यूनिट हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं वो मिलीलीटर है। तो इसलिए फॉर्मलिटी का वैल्यू आ जाएगा फॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय इनटू क्या करना पड़ेगा 1000 है ना, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ फॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रख लेना कि जो फॉर्मलिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए फॉर्मलिटी भी विद चेंज इन टेम्परेचर चेंज होने वाली है। जिस तरह मोलरिटी होती थी और नॉर्मलिटी चेंज होती थी, उसी तरह फॉर्मलिटी भी विद चेंज इन टेम्परेचर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पे अमूमन एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे और जो रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे होंगे उनमें भी मिलेंगे। उन प्रॉब्लम्स को आपको कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है और जहां पे प्रॉब्लम आती होगी मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। तो तब तक हम आप पे रख लेते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इधर से हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तब तक